हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट 4 और दमदार चीज़ लेकर आया हूँ। आप देखते जाइए। देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11 में एक लॉ पढ़ा था जिसको आपने कहा था ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने दिया था शायद, ठीक, शायद या पक्का, आप डिसाइड करिए, पक्का, ठीक। तो उसको न्यूटन ने दिया तो उसमें क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू जो होती थी, द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स होता था बिटवीन टू बॉडीज, उस फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो Gm1m2/r² होती थी, जहाँ पे r उनके बीच की डिस्टेंस हुआ करती थी, मासेस होते थे, और g जो होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। कुछ ऐसा ही एक फोर्स हमने पढ़ा क्लास 12th के पहले चैप्टर में, और उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो अट्रैक्टिव भी था, रिपल्सिव भी था, और इसमें भी एक कांस्टेंट था और दो चार्ज थे, Q1 Q2/r²। ये भी एक फोर्स हुआ करता था। इस फोर्स की भी एक फील्ड थी जिसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड था। इस फोर्स की एक फील्ड थी जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड था। आज जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो आज फिर ज़रूरत पड़ गई है एक ऐसे ही लॉ की जो इसके और इसके वेरी क्लोज हो। जी हाँ, ये बात थी जब हम स्टडी कर रहे थे ग्रेविटी की, ये बात थी जब हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और जब हमारे पास एक नई चीज़ इस समय स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, तो क्यों ना मैग्नेटिज्म में भी एक ऐसा ही सिमिलर लॉ निकाला जाए। तो दो साइंटिस्ट का नाम आपसे बताता हूँ, बहुत ही प्यारा नाम है, पिछले क्लासों में आपने मज़ेदार टॉपिक्स पढ़े हैं। ये एक टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, सेवर्ट की स्पेलिंग शायद SA से है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ ये दो लोगों के नाम हैं, नई चीज़ नहीं है, ये नाम से ही लॉ बनाया गया है। बायो, इसको पढ़ते हैं बायो-सेवर्ट, बायोट लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो बन के तैयार हुआ हमारा, ये क्या है, ये बहुत ही क्लोज है, इन्हीं लॉ के जैसा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिज्म के बारे में है। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपको पता है, उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको B से डिनोट किया जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए उन्होंने एक राइट हैंड थंब रूल दिया था। किसने दिया था? राइट हैंड थंब रूल दिया गया, और राइट हैंड थंब रूल के बारे में ये बताया गया कि राइट हैंड थंब रूल को ऐसे यूज करना, क्लास में आपको बताया गया है। अगर इधर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो अपने थंब को ऐसे रखिए और इधर अपनी फिंगर ले जाइए, तो आपने देखा आपकी फिंगर अंदर जा रही है। यहाँ पे आपने थंब रखा, मतलब पॉइंट योर थंब टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, तो हमने ऐसे रख लिया। अब हमने अपनी फिंगर्स को फैलाया तो मेरी फिंगर्स इसमें अंदर की ओर गई, अंदर की ओर गई, इसका मतलब हम यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। अगर हम यहाँ पर अपनी फिंगर्स को रखें तो ये फिंगर्स बाहर की ओर आई, यहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड पता कर ली। अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पता करनी हो तो मैंने देखा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आ गई, मतलब मेरे लेफ्ट से राइट की ओर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट से ओर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वायर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो हमारा राइट हैंड थंब रूल जो है, राइट हैंड थंब रूल जो है वो एक मस्त तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये वायर है, इसमें I करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर तुमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता कर ली, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर पाए? तो आपके पास आंसर है नहीं। हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं पता कर पाए। तो आज की क्लास में हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना ही सीखना है। तो आज की क्लास हमारे सामने है, बायो-सेवर्ट लॉ टॉपिक लेकर आ गया हूँ। और बायो-सेवर्ट लॉ जो है, देखिए ये सारे लॉज जो थे ये इन्हीं के जैसा ये लॉज है, कुलाम्स लॉ कह लीजिए या ग्रेविटेशनल लॉ कह लीजिए, इन्हीं के लॉ जैसे ये लॉ है। लेकिन इस लॉ और इस लॉ में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये लॉ जो थे ये फोर्स के बारे में थे, और ये जो लॉ है ये फील्ड के बारे में है। अगर ध्यान से देखें तो फील्ड यहाँ भी होती थी, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो यहाँ पर जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, भले ही
फोर्स ये फील्ड के बारे में है, लेकिन तब भी इसके बीच बहुत सिमिलरिटीज़ है। उन सिमिलरिटीज़ को भी हम एक एक करके देखेंगे, जो डिफरेंसेस हैं वो एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहीं हम ये देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल ही है, इसलिए डायरेक्शन के पीछे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड के पीछे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ लेंगे कि भाई डायरेक्शन कैसे होती है। अगर हमको बायो सेवर्ट लॉ बताना चाहता है कि डायरेक्शन कैसे होगी तो हमको कोई समस्या नहीं है, हमको क्या दिक्कत है भाई। अगर बायो सेवर्ट लॉ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने का प्रॉमिस करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी, रियली आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सीखूंगा और डायरेक्शन भी सीखूंगा। लेकिन अगर वो केवल मैग्नीट्यूड बताता है तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल ही लेते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ले चलते हैं बायो सेवर्ट लॉ की ओर, और चलिए इन सबको मिटा देता हूँ। और इनको आप सपनों में याद रखिएगा, क्योंकि अभी इनकी जब ज़रूरत पड़ेगी सिमिलरिटीज और डिफरेंस निकालने के लिए, तब आपको ये याद होने चाहिए। ज़्यादातर कंपैरिजन जो किया जाता है वो ग्रेविटेशन लॉ से नहीं किया जाता, क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ जो होता है वो फिर दूसरा पार्ट हो जाता है। कंपैरिजन जो इसका होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कुलाम्स फोर्स से होता है, मतलब कुलाम्स लॉ से होता है। तो बायो सेवर्ट लॉ और कुलाम्स लॉ के बीच सिमिलरिटीज़ भी बोर्ड एग्जाम ने पूछी हैं कई बार, और बायो सेवर्ट लॉ कुलाम्स लॉ के बीच डिफरेंस भी बोर्ड एग्जाम ने कई बार पूछे हैं, तो वो एक एक करके हमको ध्यान से देखना होगा। चलिए बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है। बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि आपके पास सपोज दैट ये कंडक्टर है। अब मुझे नहीं पता कंडक्टर का डायरेक्शन कैसा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर हमेशा सीधा नहीं हो सकता। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर इसके इस छोटे से पार्ट की वजह से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटा सा पार्ट है कंडक्टर का, और इस छोटे से पार्ट की लेंथ है dl, और इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, I ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है। तो आपने अभी पिछले कुछ क्लासों में मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी, करंट एलिमेंट। क्या आपको याद होगी कि नहीं याद है? ज़रा याद दिलाइए मुझे। करंट एलिमेंट नामक टॉपिक आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, हम करंट एलिमेंट जानते हैं क्या होता है। आपका जवाब होना चाहिए, और प्राउडली आपको हमसे कहना चाहिए कि सर करंट एलिमेंट जानते हैं, और उसकी वैल्यू होती है आइडियल, जहाँ पे आई की डायरेक्शन होती है, डीएल का मैग्नीट्यूड होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं आइडियल। इसे बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई की डायरेक्शन ली जाती है, डीएल का मैग्नीट्यूड लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चे, इस पॉइंट P पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने कहा था अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, कहा था किसी भी वायर में जब करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्लोज द वायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, वायर से थोड़ा दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड घटती रहती है। तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। बायो सेवर्ट ने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। उन्होंने कहा यहाँ पर सपोज कर लीजिए दिस एंगल इज थीटा। सबने कहा बहुत अच्छी बात है, हमको कोई समस्या नहीं, चाहे एंगल थीटा हो, चाहे एंगल पीटा हो, चाहे एंगल घसीटा हो। करंट आई का फ्लो हो रहा है, डीएल यहाँ का करंट एलिमेंट है, आर यहाँ का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले बायो सेवर्ट ने क्या कहा, बायो सेवर्ट ने अपनी बातों को 2-3 पॉइंट में रखा। बायो सेवर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड छोटे से पार्ट के द्वारा है, मतलब वहाँ जो छोटा सा हिस्सा है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बी ना लेकर हम डी बी लेंगे। डी बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट या स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए उसको हमने क्या लिखा है, डीबी लिखा है। चलिए अगली बात देखिए, तो डीबी जो हो गई, कहा बायो सेवर्ट ने कहा कि जो डीबी है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, मेरे तुम्हारे नहीं, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, ध्यान से देखिएगा, आई डीएल क्रॉस आर के। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोपोर्शनल होगी आई डीएल क्रॉस आर के। आइडियल क्रॉस आर अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या हो गए, वेक्टर प्रोडक्ट है इन दोनों का। अगर वेक्टर प्रोडक्ट को हम शॉर्टकट में इधर निपटाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइडियल आर साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह पर ये चीज़ लिख ली जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से ये पहला स्टेटमेंट बायो सेवर्ट लॉ ने दिया, कहा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P वो प्रोपोर्शनल होगी आइडियल क्रॉस आर के। तो यहाँ से कितनी बातें पता चलती हैं, पहली बात नोट करिए, पहला पॉइंट है ये, और इससे निकलने वाले रिजल्ट नोट करिए। इससे निकलने वाले रिजल्ट ये हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी करंट एलिमेंट के, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का नियम होता है कि जिन दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है उनका जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो डीबी आइडियल की भी परपेंडिकुलर हो जाएगी और डीबी जो होगी वो आर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगी।
मतलब वेक्टर आर के परपेंडिकुलर और डीएल के परपेंडिकुलर। ये कहानी समझ में आई। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस लाइन, ये ज्वाइनिंग लाइन है, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस हिस्से के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है मेरा इतना वाला, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। ये दो फैक्ट यहां से पता चले। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगा दे तो क्या निकल के आता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी। तो देखो बायो-सेवर्ट लॉ ने हमारी थोड़ी मदद कर दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में। तो बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नीट्यूड भी बताने वाला है, बायो-सेवर्ट लॉ डायरेक्शन भी बताने वाला है। तो यहाँ से दो बातें ये बची, ये दो बातें निकली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बोर्ड एग्जाम में काम आएंगी या किसी न्यूमेरिकल में काम आ सकती हैं। ये पहला पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा, दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बीच की जो डिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। मैग्नेटिक फील्ड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। ये दो बातें उन्होंने बताई। अब इन दो बातों को जब मैं समराइज किया, बचपन में मैंने इसको पहली बार समराइज किया था, तो जब मैंने इसको समराइज किया तो मेरा बुढ़ापा मुझे याद आ गया। मजाक कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, सीरियसली मत ले लेना, नहीं रोने लोगो सर जी बूढ़े हो गए। तो डी बी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ध्यान से देखिएगा, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन अपॉन आर क्यूब के। ये यहाँ से चीज़ निकल के सामने आती है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पर मैं, सुनते जाओ समझते जाओ, अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को लिखूँ, तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को लिखूँ तो मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगा, आई लिखूंगा, डी एल आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, ऊपर मैंने लिख रखा, अगर आप ध्यान से देखें तो आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे आ गया आर क्यूब। इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ज़्यादातर बुक्स में ये चीज़ डायरेक्ट लिखी मिलेगी, इतना भयंकर डेरिवेशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने घुस के पढ़ाया है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा। अभी मैंने इक्वल नहीं लगाया है, अभी मैंने सिर्फ प्रोपोर्शनल लगाया। ज़्यादातर बुक्स में सबसे पहले यही चीज़ लिखी हुई मिल जाती है। तो जब आप यही चीज़ लिखी हुई पा जाओगे तो इतना जो ज्ञान आपको मिला है, डिब्बे में बंद करके मैंने रखा, लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए सारी चीज़ें सीखने के लिए भैया ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी पड़ती, क्योंकि आपको ज़्यादा सीखना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, मेरी बच्चियों। चलिए देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें, डी बी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। समय और इतिहास दोनों गंवा रहे हैं कि जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा है एक कांस्टेंट आया है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, तो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा वहाँ जो प्रोपोर्शनल लगा था उसकी जगह पर इक्वल लग जाएगा, और प्रोपोर्शनल के सामने जैसे इक्वल लगेगा एक कांस्टेंट आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कांस्टेंट के है, जैसे हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है। न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ में ये कांस्टेंट कैपिटल जी था, कुलाम्स लॉ में ये कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था। यहाँ पर ये कांस्टेंट भी कुछ ऐसा आएगा। देखिए बायो-सेवर्ट लॉ ने कुलाम के लॉ में जो कमियाँ थी उसको उन्होंने समझ लिया। उन्होंने कहा वहाँ पर परमिटिविटी होता था, लेकिन परमिटिविटी का मिसयूज किया गया था। मैंने आपको वहाँ पर बताया था ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती, परमिटिविटी गलती से नीचे रखी गई थी, तभी इसका नाम परमिटिविटी था, और इसका काम जो था वो एंटी परमिटिविटी था। जैसे आजकल लोग जो सेकुलर होने का वादा करते हैं वो एंटी सेकुलरिज्म वर्क करते हैं, वैसे ही ये कहानी है। कहाँ से कहाँ घुस जाते हैं गुरुजी कह दो, घुसते नहीं बेटा, क्या करें, मन की बड़ास है, निकल ही आती है। दुनिया इतना मिसयूज कर रही है लोगों का, और लोग बेवकूफ़ बन के उनका साथ देते रहते हैं। और पॉलिटिशियंस जो होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस है बहुत बुरा यूज़ करते हैं हमारा। ये जो कांस्टेंट है के, जैसे वहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लाया गया था, वैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर एक मज़ेदार चीज़ लाया गया है। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ऊपर लिखा गया म्यू नॉट। बहुत ध्यान से देखिएगा, वहाँ एप्सिलॉन नॉट गलती से नीचे था, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट लिखा गया और उसको ऊपर लिखा गया, तो ये हो गया म्यू नॉट। और नीचे लिखा गया 4 पाई, जैसे वहाँ पर 4 पाई था वैसे यहाँ पर 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिया गया। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और ये वैसे ही है जैसे ये, अगर यहाँ पर ये गलती नीचे रखी ना गई होती तो कैसे लिखा जाता, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई लिखा जाता। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये चीज़ ऊपर रखी गई म्यू नॉट, और इसका नाम क्या होता था, इसका नाम होता था परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था, परमिटिविटी। ये गलत है क्योंकि कुलाम्स लॉ में ये बताया गया है, इसका नाम था परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को कहा गया परमिटिविटी। वैसे ही यहाँ पर
म्यू नॉट को कहा गया परमिएबिलिटी। क्या कहा गया, यहां मैं लिख रहा हूं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कहा गया। तो कांस्टेंट की जगह पर आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहां पर बन के आ गया आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो दिस इज कंप्लीट बायो-सेवर्ट लॉ। ये आपका कंप्लीट होता है बायो-सेवर्ट लॉ। ज़्यादातर किताबों में आपको ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा या तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, इतनी डिटेल्स नहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब आइए इसमें और घुसते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। आजकल आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं पढ़ने में, दिखाई पड़ता है आप लोगों के कमेंट वमेंट जो है ना इसमें मज़ेदार आ रही हैं। मज़ेदार जब कमेंट आप लोग करते हैं ना तो मैं सोता रहता हूँ तब भी पढ़ाता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आई लव दैट। तो अरे मैं बंद गया, घूम गया, चलिए साइक्लिक मोशन कर रहा हूँ, साइक्लोट्रॉन में चला गया था मैं, इसलिए मुझे गोल गोल साइक्लोट्रॉन ने घुमा दिया। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान साइन नॉट आर स्क्वायर आ गया। ये बायो-सेवर्ट लॉ कहलाता है, जहाँ पर म्यू नॉट को परमिटिविटी कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं। म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻7 होती है, माइनस के साथ 10⁻7 होती है। अगर यूनिट लिखा जाए तो यूनिट इसकी हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी, नोट कर लीजिए आप लोग। टेस्ला को आप लोग जानते हैं, ये टेस्ला हमारे साहब थे निकोला टेस्ला, बहुत ग्रेट इन्वेंटर कहा जाता है। आज तक दुनिया में ऐसा दिमाग मिलना बड़ा मुश्किल है, इतनी गजब के इन्वेंटर थे। वो इन्वेंट करते थे, नई नई चीज़ें निकाल के रख देते थे, डिस्कवर नहीं थे कि पुरानी चीज़ों को खोज निकालते थे, नई नई चीज़ें बताते थे। टेस्ला भी वॉज अ ग्रेट माइंडेड पर्सन और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आज की दुनिया में जो भी साइंस है या आज हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज कर रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। टेस्ला को पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन मिला, उनको लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया क्योंकि बहुत सिंपल लिविंग पर्सन थे, हायर थिंकिंग के पर्सन थे, उनका लोगों ने मिसयूज़ किया। कभी उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, सेल्फिश नहीं थे बिल्कुल भी, अपने लिए काम नहीं किया, ही वर्क फॉर द सोसाइटी। और लास्ट में उनका लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की खोज की, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया को देकर गए। लेकिन इसीलिए हम लोग उनको ऑनर देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है उसको टेस्ला कहते हैं। फिर भी तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल्स टू आ गया 10⁻7। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालना हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू इतनी होती है। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर आप नोट्स क्यों नहीं लिखाते हैं? बच्चा एक बात बताइए, ऐसा क्या है जो हम बोर्ड पे लिखते नहीं है? हम तो हर चीज़ बोर्ड पे लिखते हैं, आप साफ साफ बोर्ड में कॉपी में लिखते जाइए। हर चीज़ तो आपको लिख देता हूँ बोर्ड पर, भी नोट्स की जरूरत क्या है? डिफरेंसेस प्रिंसिपल्स ये तो मैं बोल के लिखा देता हूँ, फिर आप बोलते हो लिखाते नहीं हो। बेटा यही सबसे सही तरीका है पढ़ाने का। अगर मैं लिखाने लगूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, सॉरी। पढ़ाना और लिखाना, देखिए लिखाना नहीं होता है, फिजिक्स को पढ़ाना होता है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लिखाने की प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता। लिखिए, आप वीडियो पॉज करिए, लिखिए, वीडियो पॉज करिए, लिखिए, अगर मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो, ठीक है मेरे लाल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें सीख लो अभी। तो यहाँ से देखिए dB इक्वल्स टू ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया। तो देखिए बड़ा ही काम गजब का हुआ है। जैसे ही कूलाम जी ने दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को बता कर गए थे, वही यहाँ पे जो आपदा थी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, वो दूर हो गई और हमारे पास एक बेहतरीन लॉ आ गया जिसको हम बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। तो हमारे पास अगर कोई करंट एलिमेंट आइडियल है और वो उस पॉइंट के साथ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक बात का ध्यान रखेंगे, एंगल थीटा कैसे लिया जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो यहाँ थीटा लिया जाता, और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर होती तो ये थीटा लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एंगल है वही लिया जाएगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एंगल है वो लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे करंट गई, ऐसे ये लाइन गई पी की तरफ तो ये एंगल लिया जाएगा, और करंट अगर ऐसे गई तो ये लाइन ऐसे गई तो ये एंगल लिया जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो एंगल कौन सा लिया जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा बच्चों। तो हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ आ गया, आइडियल साइन थीटा अपान, सॉरी म्यू नॉट लिखना भूल गया मैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं, देखिए हमने सब कुछ निकाल लिया, अब हम बात करते हैं
इसकी डिटेल्स जानने के लिए हम क्यों ना इसका कंपैरिजन कूलाम्स लॉ से कर दें। तो कूलाम्स लॉ से जब इसका आप कंपैरिजन करोगे तो आप इसकी बहुत सारी चीज़ें इससे सीख जाओगे। तो आइए चलिए कूलाम्स लॉ से कंपैरिजन करते हैं। देखिए बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं कूलाम्स लॉ से जो मिलती हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं इसके अंदर जो कूलाम्स लॉ से अलग हैं या उल्टा हैं कह लीजिए। तो उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम बायो-सेवर्ट लॉ अपना बेहतरीन लॉ जो है चैप्टर 4 का, इसके बारे में सीख पाएंगे। ज़्यादातर किताबें सबसे पहले चैप्टर 4 को बायो-सेवर्ट लॉ से स्टार्ट करती हैं, लेकिन हमने आज तक जो सिलेबस पढ़ लिया है उसमें देखिए बायो-सेवर्ट लॉ की कोई यूज़ नहीं था। तो हम बायो-सेवर्ट लॉ को बाद में पढ़ाते हैं, पहले वो चीज़ें पढ़ा देते हैं जिनका बायो-सेवर्ट लॉ से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे आने वाले टॉपिक्स में बायो-सेवर्ट लॉ का ही यूज़ है और लास्ट तक बायो-सेवर्ट लॉ चलता रहेगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ाने के लिए ये सबसे सही जगह मुझे लगी और इसीलिए मैंने आज बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ाया। बहुत सारे लोग चैप्टर 4 की शुरुआत बायो-सेवर्ट लॉ से करते हैं, वो मुझे बोरिंग लगता है क्योंकि चीज़ें जब पढ़ाओ जब उनकी ज़रूरत हो। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मुझे जब मैंने कहा था सबसे पहले आप लोगों से कि जो इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका होगा, वो चैप्टर को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर हम फोर्स पढ़ेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। यही सिस्टम है चैप्टर का। तो अभी हम फोर्स पढ़ रहे थे, खत्म कर दिया है फोर्स के बारे में लगभग पढ़ के। अब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे कुछ दिनों तक, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद फिर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा एकदम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यही मेरा सिस्टम है। 1-2-1-2 का कॉन्सेप्ट है, फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, और यही पैटर्न बनाकर हमको चलना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ और कूलाम्स लॉ के बीच एक युद्ध हो जाए और कंपैरिजन हो जाए। डीपी बैटल देखते नहीं फेसबुक पे जैसे चलता रहता है, वैसे ही बायो-सेवर्ट लॉ और इनके बीच डीपी बैटल करा दें। तो μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं डिफरेंस बताता चलूँ और जैसे मैं सिमिलरिटी बताता चलूँ तो इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्स जो होता है कूलाम्स लॉ वाला, वो होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। सिमिलरिटीज डिफरेंसेस नोट करिएगा। सबसे पहले सिमिलरिटीज, इनके बीच समानता क्या है। कई बार अभी मैं एक बार पढ़ा रहा था, अब तो बच्चों ने कहा सर हाउ यू कैन मेक सिमिलरिटीज देयर, आप सिमिलरिटीज कैसे बना सकते हैं, वहाँ पर सिमिलरिटीज कैसे बता सकते हैं। एक फोर्स है दूसरा फील्ड है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, डिफरेंस है। मैं सिमिलरिटी देख रहा हूँ, तुम डिफरेंस देख रहे हो, यही हमारे और तुम्हारे बीच फर्क है। यही तो फर्क है, इसीलिए तो देश का विभाजन हुआ था, इसीलिए तो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का। फर्क बना दिया तुम लोगों ने। मैं सिमिलरिटी देखने चला, तुम डिफरेंस देखने चल रहे हो। तुम इनके बीच डिफरेंस क्यों देखते हो? अपनी आंखें सही करो, अपना चेहरा सही करो और इनके बीच सिमिलरिटीज देखो। सिमिलरिटीज दोनों के बीच ये है सबसे पहले कि दोनों 1/r² दिख रहा है दोनों जगह पर। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ और कूलाम्स लॉ दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोनों लॉन्ग रेंजेस हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब जहाँ पर सोर्स है वहाँ से दूर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला जाता है। दोनों लॉन्ग रेंज हैं। नंबर 3, आपने देखा होगा मैग्नेटिक फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ा था, जहां पे आपने 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 5 चार्जेस की वजह से लगने वाले रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को निकाला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की क्लास में हम यही काम करेंगे। हम 2, 3, 4 वायर लेंगे, एक वायर ऐसे लेंगे, एक वायर ऐसे लेंगे, एक वायर ऐसे लेंगे, एक वायर ऐसे लेंगे, पूरा स्क्वायर बना लेंगे और इस स्क्वायर की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी पता है? इधर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, इधर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, इधर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, इधर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को सुपर इम्पोज कर देंगे। उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों में काम करता है, इसमें भी काम करता है, इसमें भी काम करता है। तो तीसरी सिमिलरिटी हो गई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखने नज़रों से देखो तो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी लगता है। दोनों लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दोनों लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनका वेक्टर सम होता है। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड dB1 है, एक dB2 है, तो उसका प्रिंसिपल होगा, उसका वेक्टर सम होगा, मतलब B1 प्लस B2 हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि F1 प्लस F2 हो जाता है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ। 3 फोर्सेस है तो F1 प्लस F2 प्लस F3। यहाँ पर 3 फोर्सेस, 3 मैग्नेटिक फील्ड्स है तो B1 B2 B3। तो ये 3 सिमिलरिटीज हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि डिफरेंस से देखा जाए, है ना? तो नैनो से देखो भैया, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो न जान रे, है ना? बोल बच्चन सुन सुन बोले क्या बच्चन, सुन बच्चन की बोली बोली।
चलो डिफरेंस खोली, तो डिफरेंस देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अरे उसको मिटा दिया भैया, भैया भैया उनको मिटा दिया, तो डिफरेंस कैसे देखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिफरेंस सबसे पहला ये है कि एक में एंगल है, दूसरे में एंगल नहीं है। तो लिखोगे कैसे? लिखोगे बायो-सेवर्ट लॉ इज डिपेंडेंट ऑन एन एंगल। ये डिपेंडेंट होता है एक एंगल पर। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख दो कौन सा एंगल पर। यहाँ पर एंगल कौन सा है? करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। लिखो जल्दी से, करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट हो गया, एंड लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड के बीच का एंगल पे डिपेंडेंट होती है। वेयर एज, जबकि देर इज नॉट सच एंगल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इन कूलॉम फोर्स। ऐसा कोई भी एंगल कूलॉम फोर्स पे नहीं है, तो ये एंगल डिपेंडेंट है। एंगल डिपेंडेंट होने से मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दूसरी आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे दूसरी आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तीसरी आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे चौथी आएगी। लेकिन अगर एक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालते, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ निकालो, उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ निकालो, तो इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती। यही डिफरेंस है कूलॉम्स लॉ और बीएस लॉ में। तो आप पढ़ रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस आप सीख गए। दूसरा डिफरेंस मजेदार डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है डीबी, ये वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है। और वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? आइडियल। एक वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है और वह आइडियल। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होता है, जो कि है एक चार्ज। इसको ऐसे कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। वहाँ पर जो सोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलिए भाई। तो ये यहाँ का डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को? देख लीजिए भैया, और कोई डिफरेंस नज़र आ रहा हो तो बताइए। और कौन सा डिफरेंस है? आऊ 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 आऊ। कौन सा डिफरेंस है भैया? बच्चा हमको दिख नहीं रहा यार कोई डिफरेंस। चले कोई डिफरेंस होगा तो हम बता देंगे बाद में, अभी हमको कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। और 2 डिफरेंस हम लिखा पाए बड़ी मुसीबत के साथ। 2 डिफरेंस लिखा पाए हम। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे एक डिफरेंस में छोड़ दे रहा हूँ। पता नहीं, लग रहा है कि वास्तव में कोई डिफरेंस होता है। लग रहा है तो होता ज़रूर होगा, जान लो। हमारे साथ बड़ा कंसेप्ट होता ही है। अगर हमको लगा डिफरेंस एक और है तो पक्का वहाँ डिफरेंस एक और होगा, जान लीजिए। ये जो म्यू0 होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। जो एप्सिलॉन0 होता है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसकी यूनिट साथ में लिख दीजिएगा, इसकी यूनिट साथ में लिख दीजिएगा। मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं काम चोर हूँ। तो म्यू0 एप्सिलॉन0 की वैल्यू आ गई। एक मज़ेदार शानदार सुपरस्टार रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन0 कामा म्यू0। और तुम सोच भी नहीं सकते तीसरी चीज़ में क्या लिखने वाला। गेस करो क्या लिखूंगा? तुम्हारा नाम, मेरा नाम, उनका नाम, उनका नाम, किसका नाम? अपना नाम। लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ लाइट। अनबिलीविंग कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ लाइट। विश्वास नहीं मानोगे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए मैक्सवेल जी ने इसीलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था। मैक्सवेल ने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का परमिटिविटी है, ये मैग्नेटिज्म की परमिबिलिटी है, और ये क्या है? लाइट वेव की स्पीड। इन्हीं तीनों से मिलकर जानते हो क्या बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेव की स्पीड, तो वहां से निकालो वेव।
यहाँ से निकालो इलेक्ट्रो, यहाँ से निकालो मैग्नेटिक। और मैक्सवेल जी ने यही किया, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया इन्हीं तीनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करके। और एक नया चैप्टर है आपके सिलेबस में, लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट में है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ इसको डिटेल से पढ़ोगे मेरे लाल। आइए तब तक इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो सी नाट एप्सिलॉन नाट म्यू नाट और स्पीड ऑफ लाइट में एक रिश्ता है, वो रिश्ता हम निकालने जा रहे हैं। रिश्ता बड़ा सस्ता है, बड़ा आसानी से निकल आता है और ये बड़ा गजब का रिलेशन है। यू विल नॉट बिलीव कि इतना मस्त रिलेशन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो जवाब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ साथ में यूनिट। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है। अगर इसको हम जेसीबी मंगवा के पलटवा दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/9 × 10⁹। अगर दोनों तरफ मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। और उधर म्यू नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 10⁹ इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सबसे ईजी तरीका है रिलेशन निकालने का। 4 पाई से 4 पाई हटाई, यहाँ आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। और उधर कितना आ गया? उधर आ गया 9 × 10⁹ और साथ में वो 7 नीचे आएगा तो 9 × 7 = 16। बोलो भैया 16 होगा ना? 9 × 7 = 16, हाँ एकदम सही बात, 9 × 7 = 16। वाह, हम जोड़ भी लेते हैं, वाह 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 वाह। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, लिखो इसको फिर से, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻16 को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 × 10⁸ का स्क्वायर। वाह 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 वाह, वो दमदार चीज़ नजर आई यहाँ पर। 3 × 10⁸ क्या होता है? तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c का स्क्वायर, यही होता है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ से लिख लीजिएगा c² इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ पर रूट लगा सकते हैं आप। तो ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/ परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, और परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का रूट लगा के निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो एक मज़ेदार तरीका से हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज ऑल थिंग्स। ये रिलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लेता है, और फिजिक्स के लिए, नॉलेज के लिए, पर्पज़ के लिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए रिलेशन, नहीं बाद में कहोगे लिखाते नहीं है सर जी। तो लोगों की कंप्लेन सुन सुन के मैं परेशान हो जाता हूँ, पता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी कंप्लेन करते हो, लिखाते नहीं है सर, गंदे बच्चों। तो BS लॉ हमने सीखा, BS लॉ में हमने रिलेशन निकालना सीखा और रिलेशन हमने निकाल लिया। बायो-सेवर्ट लॉ का कुछ एक आधा न्यूमेरिकल आता है बायो-सेवर्ट लॉ पे, जैसे कूलॉम्स लॉ में कोई खास न्यूमेरिकल नहीं थे, वैसे बायो-सेवर्ट लॉ में भी कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है। फिर भी मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोनों क्वेश्चन आपके सामने अभी यहीं का यहीं कर दूंगा। उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पढ़ूंगा, जैसे कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे। बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करूंगा, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखूंगा। तो आज की क्लास में यही करेंगे। तो चलिए आइए, 2 क्वेश्चन लाया हूँ मैं अपने पिटारे में, और पिटारा खोलता हूँ, दोनों क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। सबसे पहला क्वेश्चन बायो-सेवर्ट लॉ से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी भी प्रैक्टिस शीट हमारे पास अवेलेबल है बायो-सेवर्ट लॉ की, इसको भी भेज दूंगा, लेकिन मांगोगे तब भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। तुम लोग बहुत गंदे हो, डिमांड नहीं करते हो, भूल जाते हो पढ़ने के बाद कि हमको कुछ होमवर्क भी करना है ना, बहुत गंदे बच्चे हो भाई। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो भैया इधर डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वायर मान लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की ओर 8 एम्पियर की करंट जा रही है। कितने एम्पियर की? 8 एम्पियर की करंट जा रही है। तो जैसे डाटा मिला करें तुरंत नोट कर लिया करो, I = 8 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर।
इसी वायर की 1 सेंटीमीटर पीस, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर पीस हो गई, तो DL या L ले लो, चाहे DL लिख लो चाहे L लिख लो, 1 सेंटीमीटर हो गई। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर, एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। तो नॉर्थ ईस्ट ये होता है, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और 200 सेंटीमीटर पे, तो ये डिस्टेंस हो गई 200 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? R की वैल्यू आ गई 200 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 2 मीटर। और यहाँ पे निकालना है एक पॉइंट P है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो ऐसे रखो थंब करंट की डायरेक्शन में, और देखो अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो यहाँ पे लगा दो क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी, इनटू द प्लेन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है। अब आइए अपना लॉ लगाइए। अपना लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, चाहो तो इसको B से लिख सकते हो, चाहो तो DB से लिख सकते हो, आपकी सुविधा है। यहाँ पर μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर। DL की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√2। सब कुछ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/√2 का मतलब sin 45। और नीचे है R का स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके भैया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन मैंने वहाँ क्रॉस बना के पहले से बना रखी है। तो बोलो मज़ा आया क्वेश्चन करने में? एकदम सुपर सिंप्लीफाइड, मज़ेदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ NCERT से। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, NCERT से लेकर नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन यार मैं लेकर आया था, छूट गया क्या कहीं? अगला क्वेश्चन हमको लगता फ़ोटो क्लिक किया लेकिन आया नहीं क्या? हमको वो धोखा दे गया, धोखा दे दिया हमको। थोड़ा सा गड़बड़ क्लिक हो गया है, इसलिए वो कवर नहीं हो पाएगा। चलो एक NCERT का क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करिएगा, या कहिए तो मैं कर दूं, मुझे थोड़ा बहुत याद है, कर देता हूं, थोड़ा कल्याणी हो जाएगा आप लोगों का। तो ये एक देखिए क्वेश्चन से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, डायरेक्शन वायरेक्शन अगर छुपी होगी, क्योंकि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है मुझे क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा चलिए देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। एन एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट दिया गया है, डेल्टा L इक्वल्स टू डेल्टा X और साथ में I कैप। तो मतलब करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो X एक्सिस में है। इस प्लेस्ड एट द ओरिजिन कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, और इसमें जो करंट जा रही है वो 10 एम्पियर की करंट है, कोई डाटा ना छुपा हो। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस? वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब ये वायर है, और ध्यान से देखिएगा ये वायर है, ठीक, और वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मतलब यहाँ पे एंगल हो गया 90, थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। और कहाँ पे चाहिए? 0.5 मीटर पे चाहिए, ऊपर की ओर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, ठीक, डॉट लग गया यहाँ पर, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। लिखा है डेल्टा X इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये गजब की चीज़ यहाँ दे दिया, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती। डेल्टा X इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2। बस इतनी इन्फॉर्मेशन कॉपी थी और वो हमको दिख रही थी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब क्वेश्चन NCERT से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू होता है μ0/4π IDL। अब यहाँ पे DL की जगह पे डेल्टा L अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा L लिखा हुआ है। तो μ0/4π की जगह पे आप चाहें तो 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। I करंट है, करंट की जगह पे आप चाहें तो 10 एम्पियर लिख सकते हैं। डेल्टा L की जगह पे आप लिख सकते हैं डेल्टा X। I तो वेक्टर के साथ कट जाएगी, डेल्टा X लिख सकते हैं, और डेल्टा X की वैल्यू है 10⁻⁻2। और साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 1, क्योंकि साइन 90 1 होता है। और R स्क्वायर का मतलब 0.5 दिया हुआ है, 0.5 × 0.5। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा DB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बात समझे कुछ के नहीं समझे? तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ करेंगे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कैसा लगा आप लोगों के दोनों क्वेश्चंस हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है, तभी हम आपकी पूरी मदद कर पाएंगे।
चलिए भाई, अब कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन है बायोसेवर्ट लॉ का, हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हमारे पास एक वायर है, फाइनाइट लेंथ का है। मान लेते हैं यहाँ पे एक इंड है ए और यहाँ पर एक बिंड है बी, काफ़ी लंबा वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है। तो हम निकालने जा रहे हैं, अभी देखो बायोसेवर्ट लॉ ने छोटे से एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया है। तो हमको क्या करना है, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो छोटा सा अगर पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड पता है, पूरे वायर का पथ निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो वही करके हम क्या करेंगे, हम एक हेडिंग डाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, चाहे लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं अंडरस्टूड सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, सीसी मतलब करंट कैरिंग, जिसके अंदर करंट जा रही है, ऑफ स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है कोई। इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट समवेयर। तो मान लिया यहाँ से एक पॉइंट P है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। और इसकी डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया, सपोज दैट R है। इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से कितनी ले लिया हमने, R ले लिया। अब देखो, सबसे पहले बायोसेवर्ट लॉ लगाना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। तो एक करंट एलिमेंट लेट करना, तो यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लिया, सपोज दैट ये लेंथ है हमारी DL और ये है हमारा पॉइंट O, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं L है। यहाँ से इसकी लेंथ L है करंट एलिमेंट की, और इसकी डिस्टेंस है, करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो DL है। और यहाँ से P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो करंट एलिमेंट DL के द्वारा होगी, यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम बायोसेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL कितनी हो जाएगी। तो उसका जवाब है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन x का स्क्वायर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात। ये x का स्क्वायर हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब इसी में खुराफात करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ पर एक एंगल मान लिया थीटा, यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं फाई। कितना एंगल मान लेते हैं, फाई। और क्योंकि दोनों एंड्स में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ का ये जो एंगल है पूरा, इसको मान लेते हैं हम फाई 1, और यहाँ का जो एंगल है इसको मान लेते हैं फाई 2। मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन होना है, पहली बात तो हम थीटा की जगह पर फाई लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाई ये एंगल है, और फाई जब आ जाएगा तो फाई को इंटीग्रेट कर देंगे फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, तो हमारी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आप काउंट हो जाएगी। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो DL है, पहली बात तो जो DL है वो D फाई में कन्वर्ट हो जाए, और जो थीटा है वो फाई में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे दो लक्ष्य हैं, DL को D फाई में कन्वर्ट करना और थीटा को फाई में कन्वर्ट करना, ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें फ्रॉम पॉइंट B टू A। क्योंकि जो इंटीग्रेशन होगा वो लेंथ का नहीं होगा, क्योंकि लेंथ मुझे पता ही नहीं कितनी है। हमें ये पता है कि एक तरफ से देखने पर फाई 1 एंगल है और दूसरी तरफ देखने पर फाई 2 एंगल है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे फाई 1 से फाई 2 तक। और इंटीग्रेशन अगर आपको फाई के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका एंगल भी फाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि उस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो उस एंगल में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम क्या रखा, OP, यहाँ पे लिख दो M। तो OPM में अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हो गया OP अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला हो गया MP। मतलब कहने का हो गया OP मतलब R और MP मतलब X। अगर हमको लगता है cos फाई लगाएं, तो cos फाई अगर लगाएं तो cos फाई की वैल्यू भी यही होगी, R अपॉन X ही वैल्यू हो जाएगी cos फाई की भी। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट ये निकलता है कि साइन थीटा ही cos फाई है, साइन थीटा ही cos फाई है। तो बड़े आराम से हमारा जो थीटा है वो फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। हम साइन थीटा की जगह पर उठा के cos फाई रख देंगे। अब समस्या ये आई कि DL की जगह पे D फाई कैसे लाया जाए, DL की जगह पे D फाई कैसे लाया जाए। तो उसका तरीका हमने निकाला।
हम जानते हैं लेकिन आपको सीखना है आज। उसके लिए हम निकालेंगे tan phi की वैल्यू। जब हम tan phi की वैल्यू निकालेंगे तो tan phi की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है लेंथ और बेस है r। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं r tan phi इक्वल्स टू l। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो r तो भाई कांस्टेंट है, tan थीटा को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें tan phi को तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर phi। और dl का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा dl, सॉरी यहाँ पे साथ में d phi भी आएगा, यहाँ पे साथ में d phi आएगा और यहाँ पे हो जाएगा dl। तो dl की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dl की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं r sec स्क्वायर phi d phi, और sin थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं cos phi। ये दोनों वैल्यूज आप लाकर यहाँ पे रखिए। तो मैं कहाँ रखूँ, मेरे पास संकट आ गया, तो संकट आ गया तो मैं यहीं ये सब रफ कर देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बोर्ड काफ़ी छोटा है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ये उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया है, और ये चीज़ भी यहाँ पे नोट कर ली है, और ये चीज़ भी आपने नोट कर ली है। तो यही सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे dB में रखने जा रहा हूँ। तो dB की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिएगा। dB की वैल्यू आ जाएगी μ0 अपॉन 4 पाई i, और dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dl की वैल्यू हो जाएगी r sec स्क्वायर phi, और sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos phi। ठीक, कोई चीज़ छूट ना पाए इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई। और नीचे आ गया x स्क्वायर, क्या आ गया नीचे, x स्क्वायर आ गया। फो ये सारी चीज़ें आई। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना हमारा काम बनता है। हमको कोशिश करना है कि x स्क्वायर हटाना है और r में आंसर रखना है, क्योंकि x हमारा अननोन चीज़ है, बाहर से लेकर आया हूँ। हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो r के टर्म में आना चाहिए। तो हम अगर सेक स्क्वायर फाई लगाते हैं, सपोज दैट हम वहाँ पे सेक फाई लगाते हैं, तो सेक फाई कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपान r। कितनी हो जाएगी, x अपान r। और सेक स्क्वायर फाई अगर रखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर अपान r स्क्वायर। तो जरा रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, या यहीं पे मिटा दें, स्पेस बच जाएगी। सेक स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट कितना बचेगा, तो रिजल्ट बचेगा dB इक्वल्स टू μ0 अपान 4 पाई i अपान r, और साथ साथ में cos phi। तो ये छोटे से एलिमेंट dl के द्वारा इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये डिफ्रेंशिएशन, सॉरी साथ में d phi छूटता चला जा रहा है, d phi छूटता हुआ चल रहा है, तो यहाँ पे d phi लिखते रहिएगा साथ साथ में d phi आ गया। तो अब हम क्या करें, अगर हम इस dB का इंटीग्रेशन कर दें तो अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ सकता है। तो अब हम जा रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा B। उसकी वैल्यू B होगी, और वो कैसे आएगी, dB का इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, -φ1 से लेकर φ2 तक। माइनस क्यों ले रहा है, क्योंकि वो ओरिजिन जो हमने पॉइंट O लिया है उसके बिलो है। तो -φ1 से लेकर φ2 तक हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो उसका जवाब है -φ1 से लेकर φ2 तक। और dB की वैल्यू कितनी है, तो dB की वैल्यू है μ0 अपान 4 पाई i बाई r, नोट करते चलिए, i बाई r, साथ साथ में cos phi मेरे r, और साथ में d phi। ये यहाँ पर वैल्यू आई। अब अगर इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, सभी जानते हो। तो μ0 अपान 4 पाई बाहर आ जाएगा, i बाई r भी बाहर आ जाएगा। cos phi का इंटीग्रेशन सिंपली sin phi होता है, sin phi हो गया, और ऊपर लिमिट है φ2 और नीचे लिमिट है φ1। तो -φ1 से लेकर φ2 लिमिट आ गई। अब इस लिमिट को अगर हम इंटर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 अपान 4 पाई i बाई r, और साथ में यहाँ से आ जाएगा sin φ2 प्लस sin φ1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin φ2 माइनस φ1, इसको चाहो तो φ1 प्लस φ2 लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया।
इस वायर की वजह से, पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये जो रिलेशन आपके सामने निकल कर आया है, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दो, ये CBSE बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही नहीं है मतलब ये कभी पूछा नहीं जाता। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब इस फॉर्मूले के साथ अभी हम थोड़ा छेड़खानी करेंगे। जो हम इस फॉर्मूले के साथ छेड़खानी करेंगे वो आपके सिलेबस में आ जाता है और उसका यूज भी आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से होता है। तो जो छेड़खानी हम करने वाले हैं इस फार्मूले के साथ, उसको थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। डेरिवेशन अगर आप ध्यान से नहीं भी देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस फार्मूले के साथ जो अब हम करने वाले हैं उसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो अब आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो चलिए इस फार्मूले के साथ हम छेड़खानी करते हैं और कुछ केसेस बनाते हैं। देखिए साइन फाई वन जो था, साइन फाई वन, जैसे साइन थीटा जो था वो कॉस फाई के बराबर था, तो वैसे ही अगर यहां पे एंगल दिया हो थीटा वन और यहां पे एंगल दिया हो थीटा टू, थीटा वन थीटा टू, तो आप साइन फाई वन की जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा वन और साइन फाई टू की जगह लिख सकते हैं साइन फाई वन की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा वन और यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा टू। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें यहाँ वाले एंगल दिए जाते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह पर कॉस थीटा वन और इसकी जगह पे कॉस थीटा टू, जहाँ पे थीटा वन थीटा टू ये वैल्यूज होंगी। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक केस बना के इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बिल्कुल हमारी तो पूरी इच्छा है कि आप इसे नोट करें। चलिए भाई, केस नंबर 1, अगर वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफाइनाइट है, और पॉइंट P कहीं बीच में है, तो फाई वन और फाई टू जो होगा ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे लेंथ इतनी है और पॉइंट यहाँ पर है तो एंगल इतना है। अगर लेंथ इतनी होती तो एंगल इतना हो जाता, लेंथ इतनी होती तो देखो एंगल बढ़ता जा रहा। ऐसे अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी तो दोनों लाइनें समझो पैरेलल हो जाएंगे, तो एंगल जो बनेगा वो थीटा हो जाएगा। बस समझे, 90 हो जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो एक इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो मैं निकाल रहा हूँ इस केस के अंदर। तो लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो ये 1/r हो जाएगा और साइन 91 आएगा प्लस साइन 91 आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू 2 से ये 2 काट दीजिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है ड्यू टू अ वायर, और ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट लेंथ का वायर, उसके नियर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, नियर अ वायर, कहीं भी नियर अ वायर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगाना हो तो आंख बंद करके इसको लगा दीजिएगा। नियर अ वायर, एक वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगर लगाना हो तो इसे लगा दीजिएगा। आपका ये केस 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। नियर अ वायर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर होता है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड एट 1 एंड ऑफ द वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसके 1 एंड पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब आप एक एंड पे निकालोगे, जैसे इस एंड पे निकाल रहे हैं, तो इस एंड पे जब निकाल रहे हैं तो फाई 1 हो जाएगा 0 डिग्री, और जो फाई 2 होगा दूसरे एंड से एंगल जो होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है उसमें कितना वैल्यू चेंज हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, और पहला एंगल जो है वो साइन 0 0 हो जाएगा और दूसरा एंगल साइन 90 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो एट 1 एंड ऑफ द वायर, मतलब वायर के एक छोर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। एक एंड पर जो आप देख रहे हैं, इससे पहले जो फार्मूला निकला था उसका आधा है, अगर आप ध्यान से देखें तो उस फार्मूले का हाफ है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड एंड पर होती है वो आधी होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड मिडल वायर में होती है, वायर के बीच हिस्से में उसके पास में, वो 2 गुनी होती है। वहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई था, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था। तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड आधी आधी होती है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड 2 गुनी होती है। एंड्स के कंपैरिजन में यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है। ठीक, ये वैसे ही है जैसे आपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आधी और 2 गुनी आई थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी देखो तो वैसे ही कुछ लग रहे हैं। 2 एंड्स हैं तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड आधी आधी है और बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 2 गुनी है। तो इस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इस क्वेश्चन में निकाल लिया। तो ये टॉपिक भी हमारा इस तरीके से खत्म हो गया। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं।
वायर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो एक आधा क्वेश्चन हम आपको अभी अभी तुरंत ताज़ा करा देते हैं। चलिए देखें हम कोई क्वेश्चन लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं, ये देख लें पहले हम। मैग्नेटिक फील्ड के देखो यार क्वेश्चन थे, ध्यान नहीं दिया। उसके व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहे हैं, पाइप से बटला का क्वेश्चन अभी भी मुझे दिख जा रहे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। नोट करिए आप लोग, थोड़ा देखिए तब तक हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। ला 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 ला। चलिए क्वेश्चन मिल गया हमें, इसी से रिलेटेड है। हमने आपको अभी बताया था ना, मैग्नेटिक वायर के नियर जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R होता है। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन हमें मिल गया है और ये क्वेश्चन कराता हूँ। लिखा है फिगर दिस, एक फिगर बना हुआ है, सोर्स टू करंट कैरिंग वायर। दो करंट कैरिंग वायर हैं 1 और 2, दो करंट कैरिंग वायर हैं, एक वायर, दो वायर, एक का नाम है फर्स्ट वायर, एक का नाम है सेकंड वायर, दो वायर्स हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट PQR। ये वैसे ही जैसे आपने गॉस थ्योरम में एक वो किया था, गॉस थ्योरम में एक पैरेलल शीट्स बनाई थी और बीच में और दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये दिया गया है। और वायर के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। इस वायर में 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, हम एक निकाल देंगे, बाकी आप लोग करेंगे। इस वायर में 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है और पॉइंट Q बीच में है, मतलब बीच की डिस्टेंस 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, सब 10-10 सेंटीमीटर है, ठीक। और आपको Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे होगी। तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी, पहले Q पे निकालते हैं बिटवीन द वायर्स। तो इस पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की ओर होगी, तो यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं क्रॉस। और इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी भी अंदर की ओर होगी, तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं क्रॉस। तो यहाँ पे दो क्रॉस आ गए, मतलब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो वास्तविकता क्या है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट Q के लिए, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम होगी, क्योंकि दोनों अंदर की ओर हैं। तो B1 + B2 हो जाएगी। और B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन R1, और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R2। बोलो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। अब यहाँ से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 है 20, R1 की कितनी है, तो 10 × 10⁻², क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, -2, फिर प्लस ये कितनी हो जाएगी, वहाँ है 30 एम्पियर, तो 30/10 × 10⁻²। उठा के सॉल्व कर दीजिए, 10, 20, 30, 50 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगर आप इस पॉइंट की निकालना चाहते हैं तो यहाँ लेंथ तो 10 सेंटीमीटर जानते हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी ये 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी ये 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 20 का ये भी जुड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो इस वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, तो इसको गोल गोल बना दो। और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इनवर्ड हो जाएगी, तो उसको क्रॉस बना दो। तो कहने का मतलब जो B2 होगी वो अंदर की ओर होगी और जो B1 होगी वो बाहर की ओर होगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालो, पहले अलग निकालो B1, फिर अलग निकालो B2, फिर जो ज़्यादा है उससे घटा दो, तो जो ज़्यादा आएगी वही डोमिनेटिंग होगी। अगर B1 ज़्यादा आई है तो B1 से B2 घटेगा, और अगर B2 ज़्यादा आई है तो B2 से B1 घटेगा, और अगर B1 ज़्यादा आई है तो देखो तो नेट डायरेक्शन जो होगी, मतलब B1 B2 से जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो नेट डायरेक्शन आएगी वो उसी तरफ होगी जो ज़्यादा वाली होगी। अगर B1 ज़्यादा है तो नेट डायरेक्शन B1 की तरफ होगी, और जो B2 ज़्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 की तरफ होगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट R पे निकालोगे, लेकिन R की दूसरी आएगी, ध्यान रखना, जो P पे होगी वही R पे नहीं होगी, क्योंकि P पर 30 सेंटीमीटर पर 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जबकि R पर
30 सेंटीमीटर पर 20 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ की अलग होगी और यहाँ की अलग होगी। तो तीनों तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। इस तरीके से बहुत सारा न्यूमेरिकल है। अगर आपको क्वेश्चन की जरूरत है तो हमसे रिक्वेस्ट करिएगा, हम क्वेश्चन भेज देंगे, प्रैक्टिस करिएगा, असिस्ट भी करेंगे आपको और सपोर्ट भी करेंगे बहुत अच्छे से। तो जो समस्या है हमें आप जरूर बताइएगा और आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कराएंगे नए नए डेरिवेशन। अभी डेरिवेशन बहुत बाकी है, अभी तो आपने केवल वायर लिया है, अभी आपको एक सर्कुलर लूप देंगे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलेंगे, सर्कुलर लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलेंगे, देखते जाओ, फिर उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, हजारों न्यूमेरिकल होगा, दिन होगी रात होगी, न्यूमेरिकल से बात होगी, चिंता मत करो बेटा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एंजॉय करेंगे उसको। तब तक के लिए मस्ती मत करिए, तब तक के लिए मज़ेदार तरीके से बैठकर शांति से इस डेरिवेशन को 2-3 बार करिए कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी मौका पड़े तो कर लें, इस डेरिवेशन को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और फिर इस डेरिवेशन से क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन की कमी है तो आप हमसे मांगिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, बस इतनी सी बात है। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।